Hello everyone. Once again, I welcome you all in this geography lecture series. And so today our topic of discussion is plate tectonic theory. आज की क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि वाई दिस टॉपिक इज सो मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा इसलिए है कि आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक we will be in better position to understand some phenomena like volcano, earthquake, formation of young fold mountains, formation of rift valleys। ये सारे फिनोमेना को हम लोग बेटर तरीके से अंडरस्टूड कर पाएंगे आफ्टर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर थियरी। और इसके बाद से बड़ी बात यह है कि जो अभी जो कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे, उसको उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग समझ पाएंगे। बिकॉज हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दे आर ड्रिफ्टिंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ सम पर्टिकुलर स्पीड, है ना। अभी जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स की, वो आगे 1000 साल बाद इस सेम पोजीशन ही नहीं रहेगी, उनकी पोजीशन बदल जाएगी। और जो कि हम लोग पीछे से अभी देख चुके हैं कि अभी जो 5000 साल पहले जहाँ पे जो ये थे जो थ्योरीज थी, उनके बेसिस पे हम लोग ये जानते हैं कि जो 5000 पहले ये इनकी पोजीशन कहाँ थी और अब कहाँ पे इनकी पोजीशंस हैं। तो ये इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि जो ये ड्रिफ्टिंग है कॉन्टिनेंट्स का, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है ना, कौन से ड्राइविंग फोर्सेस है जो इनको इन प्लेट्स को लगातार ड्रिफ्ट करा रही है, वाई दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सम फिजिकल फीचर्स लाइक यंगफोल्ड माउंटेन्स। इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से कुछ फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन होता है हमारे अर्थ पे, उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज अवर टेबल ऑफ कंटेंट and in today's lecture we will cover introduction, then we will study the theory of continental drift, seafloor spreading, then we will study the concept of plate tectonics, and then we will study the classification of plates into major tectonic plates and minor tectonic plates। तो आज की क्लास में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम कि जो अर्थ इज क्लासिफाइड इनटू 3 लेयर्स। अगर हम बॉटम से शुरू करें बिल्कुल अंदर से, तो कोर होता है, कोर के बाद मेंटल होता है, मेंटल के बाद क्रस्ट होता है। हमने इन क्लासिफिकेशंस में की स्टडी की थी जब हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर रहे थे वहाँ पे। तो उसी बातों को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ वर्ड्स और देखे थे, लिथोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को और एस्थेनोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो पहले तो अगर अर्थ को अगर हम मेजर क्लासीफाई करें, मेजर क्लासिफिकेशन करें, तो कोर, मेंटल और क्रस्ट में, है ना। इसमें हम करते हैं 3 पार्ट में। अगेन जो क्रस्ट होता है, जो टॉप अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड अगेन दिस क्रस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉन्टिनेंटल 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 क्रस्ट एंड अदर इज ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है ना। इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कम होती है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती है। जो ओशियनिक क्रस्ट हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है। इन सारी बातों को भी हम लोगों ने देखा था। और वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को और समझा था, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। तो लिथोस्फीयर बेसिकली क्या था? लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट क्रस्ट में दोनों आ जाएंगे, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, प्लस अपर सॉलिड, अपर सॉलिड पोर्शन ऑफ मेंटल, पोर्शन ऑफ मेंटल, मेंटल, ठीक है। ये हम लिथोस्फीयर को बोलते हैं कि लिथोस्फीयर क्या है? पूरा इंटायर क्रस्ट, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, उसके बाद जो मेंटल का जो अपर मोस्ट सॉलिड लेयर है, उनको मिला करके इस पूरे को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या हमारा पूरा ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो लेयर होती है
वो क्या होती है, वो सेमी सॉलिड होती है। वो क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है, फ्लूइड होती है ना। बिल्कुल कंट्रास्टिंग फिजिकल फीचर्स होते हैं लिथोस्फीयर में, और उसके नीचे वाली जो लेयर है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि जो लिथोस्फीयर होता है हमारा वो क्या कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। और ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या कैसा है, ये हमारा सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो हम थोड़ा सा इन बातों को समझ लिए, इसको रिवाइज कर लिए कि लिथोस्फीयर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्लोट करता है हमारा किसके ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और हम लोग समझ लें, हम लोगों ने पीछे देखा था इंडोजेनिक, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो ये जो फोर्सेस हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, वो बेसिकली जो अर्थ के ऊपर जितने भी जैसे वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है, तो जो जिन फोर्सेस की वजह से हो रहा है उनको हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और जो अर्थ के इंटीरियर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जिन फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, उनको हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर में अभी हम लोग जब देखेंगे कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, आगे चल करके जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो दिस पर्टिकुलर लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स। ये लिथोस्फीयर हमारा क्या होता है कि वेरियस प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है ना, कंटिन्यूसली फ्लोट करता रहता है। उसी की वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स की पोजीशंस बदलती रहती हैं। तो वो कौन से ड्राइविंग फोर्स है, वो कौन सी इंडोजेनिक फोर्स है जो इसको क्या करती है कि फ्लोट कराए रहती है पूरे एस्थेनोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर के जो छोटे छोटे प्लेट, कई पार्ट्स में जो डिवाइड होता है, यानी जो प्लेट्स में डिवाइड होता है लिथोस्फीयर, उसको फ्लोट कराने में हेल्प करती है। तो उसको हम लोग आगे अभी फर्दर इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात आई, ये कोई एक दिन की थ्योरी थी नहीं। ये इसके पहले कई सारी थ्योरीज आई, उनमें कुछ ड्रॉबैक्स रहे, और उन ड्रॉबैक्स को जब धीरे धीरे रेक्टिफाई किया गया, तो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक पहुंचे, जो कि अभी तक की सबसे साइंटिफिक थ्योरी है। अभी तक की क्या है, वो सबसे साइंटिफिक थ्योरी है। तो हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले जो कुछ थ्योरीज आई हैं, उसमें पहली थ्योरी जो थी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, प्रपोज किया था। अल्फ्रेड वेगनर हैज प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और अल्फ्रेड वेगनर का क्या प्रोपोजिशन था, ये इन्होंने ये प्रपोज किया था कि अर्लियर देयर वाज वन सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, वन सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड पैंजिया, है ना। अल्फ्रेड वेगनर का ये प्रोपोजिशन था कि अराउंड 225 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था हमारा, जिसको पैंजिया बोला गया। एंड डाउन द टाइम, over the period of time, this Pangea get divided into two continents, Laurasia and Gondwana. And then again further this Laurasia and Gondwana get divided into various subcontinents, and over the period of time they get divided into various subcontinents. And today on the earth, these continents are the distribution of these continents are as shown in this particular मैप। ओके, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैगनर ने बताया तो इन सारी बातों को, लेकिन वैगनर की बात तो उन्होंने इस बात को बताया कि ठीक है, ये पहले एक पैंजिया था, उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेक होते गए, और वेरियस कॉन्टिनेंट्स में वो ब्रेक होकर के ड्रिफ्ट होते रहे, कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से अभी इनकी करंट पोजिशंस है। तो जो उनका ये प्रोपोजिशन था कि पहले ये एक कॉन्टिनेंट थे, इसका इन्होंने जो इस बात को जो इन्होंने बताया, उसके पीछे इनका क्या लॉजिक था वैगनर का, तो उसके पीछे ये लॉजिक दिया कि जो अपोजिंग कोस्ट लाइन्स है ना, जो कॉन्टिनेंट्स की, जैसे कि अगर हम साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड की कोस्ट लाइन की बात करें और अफ्रीका के वेस्टर्न साइड की कोस्ट लाइन की बात करें, तो दे वेर इन क्लोज फिट, है ना, बहुत क्लोज मैचिंग थी इनमें। अगर हम कंप्यूटर से इनको मैच कराएं तो ये काफ़ी क्लोजली मैच हो जाती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन था उनका, कि कहने का कि ये पहले ये जो सारे कॉन्टिनेंट हैं जो दिख रहे हैं, ये सब एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। इस कहने का आधार जो था उनका, अल्फ्रेड वेगनर का, एक ये भी था कि अगर हम कोस्ट लाइन्स को मिलाएं तो वो फिट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जो अपोजिंग कोस्ट लाइन्स वर सिमिलर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अटलांटिक ओशियंस, यानी अटलांटिक ओशियंस के
जो ये अटलांटिक ओशियंस के इस साइड्स के अगर हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको अगर हम दोनों साइड्स के कॉन्टिनेंट्स को अटलांटिक ओशियन के जो दोनों साइड जो कॉन्टिनेंट्स हैं अगर उनको मर्ज करें तो बिल्कुल फिट हो जाती हैं। उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो माउंटेन्स बेल्ट्स, ठीक है, जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स में जो माउंटेन बेल्ट्स थे उनमें आपस में काफ़ी सिमिलरिटीज मिली, ठीक है ना, दे कैन बी रीअसेंबल्ड। एंड फॉसिल्स, जो फॉसिल्स अकरेंस ऑफ फॉसिल्स इन वेरियस कॉन्टिनेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फॉसिल्स पाए गए, है ना, उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज थी। तो इन सारी बातों को, ये सारे एविडेंस को देखते हुए वैगनर ने प्रपोज किया था कि देयर वाज वन सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एंड दैट पर्टिकुलर supercontinent got divided into various subcontinent over the period of the time। ठीक है, ये बात ठीक थी वैगनर की, बट इस थ्योरी में क्या, कहाँ पे वो लूप होल्स था, वो यहाँ था कि उन्होंने, ठीक है, ये सारी बातें तो बताई, बट he didn't give the suitable explanation for how the continents had moved around the earth। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव क्यों हो रहे हैं, वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो इनको लगातार मूव करा रही है, इस बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ नहीं बताया था। और यही क्या था, ड्रॉबैक्स था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देन इस सीरीज में जो अगली थ्योरी आई वो आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, तो बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग और ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी थी, और ये अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये भी एक आधार बनी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, है ना, डेवलप करने में। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कहा गया कि हेस ने इसको दिया था, इसको प्रपोज किया था हेस ने। तो इस थ्योरी के बारे में ये कहा गया कि जो लिथोस्फीयर के नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है, यानी जो वो सेमी सॉलिड है, यानी वहाँ पे जो हॉट मोल्टेन माग्मा है, वो क्या करते हैं, कन्वेक्शन करंट के थ्रू, जब वहाँ पे जो माग्मा का कन्वेक्शन करंट बनता है तो वो क्या होते हैं, माग्मा ऊपर की तरफ राइज होते हैं, माग्मा ऊपर की तरफ राइज होते हैं। और ओशियंस में क्या होता है कि चूंकि जब माग्मा ऊपर बढ़ते हैं तो जो ओशियनिक क्रस्ट होती हैं वो थिनर होती हैं, और यहाँ से ये माग्मा बाहर निकलते हैं, यहाँ से ये माग्मा बाहर निकलते हैं, और ये रिजेज के पास, यहाँ पे ये जो रिजेज ओशियनिक, मिड ओशियनिक रिजेज मिलेंगे आपको। मिड ओशियनिक रिजेज आर बेसिकली द इंटरकनेक्टेड माउंटेन रेंजेस। ओके, इंटरकनेक्टेड माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे ये माग्मा क्या होती हैं कि इरप्ट आउट होती हैं, और ये कन्वेक्शन जब ये यहाँ से निकलती हैं तो ये जो लिथोस्फीयर है, यानी ये जो क्रस्ट है, वो क्या होगा कि यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, एक इधर की तरफ एक पोर्शन इसका चलेगा, एक पोर्शन इधर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये प्लेट की तरह ब्रेक हुआ और यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट हो जाता है, यानी डाइवर्स करने लगते हैं। यहाँ से जब माग्मा ऊपर से निकलता है तो यहाँ से ये डाइवर्स करने लगते हैं, और ये माग्मा क्या होता है कि जब यहाँ से निकलने के बाद कूल्ड होकर के इन रिजेज के पास एक नई लेयर बनाते हैं, एक नई लेयर बनाते हैं, और ये जो इधर के जो रॉक्स थे वो इधर की तरफ मूव करते हैं, है ना, उनका स्प्रेडिंग होने लगता है इधर की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है कि ठीक है, यहाँ से तो जब ये माग्मा एसेंड होते हैं ऊपर से, कन्वेक्शन करंट जब बनता है, माग्मा जब एसेंड होते हैं तो ठीक है, यहाँ से ये निकल करके इरप्ट आउट होकर के यहाँ पे एक मिड ओशियन रिजेज के अलोंग क्या बनाते हैं, एक नई लेयर बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये हो जाते हैं माग्मा, जब डिसेंड होते हैं, ये जब डिसेंड होती है जब कन्वेक्शन करंट, तो इधर से भी एक कन्वेक्शन करंट बन रही होगी, वो भी इधर से डिसेंड होती है। तो जब यहाँ डिसेंड होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है, दूसरे लिथोस्फेरिक के नीचे, रीजन के नीचे जाकर के सबडक्ट हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ओशियनिक प्लेट के नीचे जाकर दूसरी ओशियनिक प्लेट वो क्या हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है। और चूंकि यहाँ का इस रीजन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से ये रीजन जो होता है उसका मेल्ट आउट हो जाता है, और मेल्ट आउट होने के बाद फिर वो भी माग्मा के फॉर्म में, हॉट मोल्टेन माग्मा के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और ये माग्मा जो कि जनरली राइज करता रहता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ पे देखता है कि जो भी रीजन, जो भी ओशियन का जो भी क्रस्टल पोर्शन जो ओशियन का है, वहाँ पे जहाँ पे भी वो वीक पाता है वहाँ से वो वॉल्केनो के फॉर्म में इरप्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें तो हम कहें कि यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ नई लेयर्स का,
और फिर क्या हुआ कि ये जब इधर की तरफ बढ़ी ये प्लेटें, तो ये प्लेट सबडक्ट हो गई जब कन्वर्ज की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है माग्मा वाला करंट, तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से ये क्या होंगी कि ये नीचे की तरफ सबडक्ट होंगी और यहाँ पे ये प्लेटें कन्वर्ज करेंगी। तो सबडक्ट होने के बाद यहाँ क्या होगा कि ये प्लेटें यहाँ पे पूरा मेल्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो जितना यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फिर उसी रेट से इधर ये क्या हो रहा है कि खत्म भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी को कहते हैं ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। यहाँ मिड ओरिजिन रिजेस के अलॉन्ग क्या होता है कि हमारी नई क्रिस्टल लेयर बनती है या नई रॉक्स की लेयर बनती है, और एट दिस प्लेस जहाँ पे ये सबडक्शन जोन बनता है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंच, इसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रेंच की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ट्रेंच के पास, ओशियनिक ट्रेंच के पास क्या होती है कि ये प्लेटें जाकर के मेल्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये कहता है कि मिड ओरिजिन रिजेस के अलॉन्ग बनती हैं और प्लेटें बनती हैं, और नए रॉक्स लेयर या लेयर ऑफ क्रस्ट बनते हैं, और जो यहाँ पे ट्रेंचेस के पास जाकर के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इस रीजन से इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना, मिड ओशियन रीजन के दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे, तो जो हम जो अगर रॉक्स की एज की बात करें तो वो एज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो सबसे नए रॉक्स होंगे वो मिड ओशियन रीजन के अराउंड होंगे, यानी जो यंग रॉक्स होंगे वो आपको मिलेंगे मिड ओशियन रीजन के अराउंड। और जैसे जैसे आप इसके बाद जाएंगे इधर की तरफ या इधर की तरफ राइट या लेफ्ट बढ़ते जाएंगे, तो ओल्डेस्ट आपको ओल्डेस्ट रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, ठीक है। तो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या करता है कि यही जो कन्वेक्शन करंट बनता है हॉट मोल्टेन मैग्मा का, उसी की बेसिस पे क्या होता है कि जो हमारा जो लिथोस्फीयर होता है वो डिवाइड होता है वेरियस प्लेट्स में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिस रीजन में ये मैग्मा ऊपर की तरफ एसेंड होते रहते हैं, वहाँ पे ये प्लेट डाइवर्ज होती हैं, यहाँ पे डाइवर्ज होती हैं, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज होती हैं, और यहाँ पे एक नए लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। इसको हम लोग जहाँ पे डाइवर्जेंस होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नए लेयर्स का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेट्स क्या होती हैं, या जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, जहाँ पे ये माग्मा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एसेंड होते हैं, ऊपर की तरफ एसेंड होते हैं, तो वहाँ पे ये प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं, और ये जब कूल होते हैं यहाँ पे तो नए लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इसको इसलिए कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं, कि जहाँ प्लेटें डाइवर्ज होती हैं वहाँ पे कैसी बाउंड्री बनती है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनती है। सिमिलरली फिर जब ये माग्मा नीचे की तरफ डिसेंड होते हैं, तो वहाँ पे ये प्लेटें क्या होती हैं आपस में फिर जाकर के कन्वर्ज करती हैं, और कन्वर्ज करके वो अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि इनका जो कन्वर्जेंस होता है वो भी कई तरीके से होता है, कि ये जो पर्टिकुलर जो लिथोस्फेरिक रीजन है वो कहाँ पे है, ये कॉन्टिनेंट का है कि ओशियंस का है, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंट की प्लेटें, मान लीजिए दो प्लेटें ये अगर हैं, तो अगर ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। तो दोनों जब आपस में जब कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, एक कॉन्टिनेंट का हो एक ओशियंस का हो, तो जब ओशियंस का हो, जब ये आपस में कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, दोनों ओशियंस के हों, और तब इनमें कन्वर्जेंस होगा, तो क्या होगा, ठीक है। इन सारी बातों को आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स में जो ये हॉट मोल्टेन मैग्मा है, जब ऊपर एसेंड होता है और डिसेंड होता है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि जो हमारे प्लेट्स होते हैं, जो लिथोस्फेरिक रीजन है वो ब्रेक डाउन होता है वेरियस प्लेट्स के फॉर्म में, और ये प्लेट्स क्या होते हैं इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या होते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। ये एस्थेनोस्फीयर बहुत डक्टाइल होता है ना, या यूँ कहें कि फ्लूइड होता है, काफ़ी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसी पे फ्लोट करते रहते हैं। अगर हम इसकी बात कर लें हम लोग कि किसने प्रपोज किया था, तो ये मैकेंजी और पार्कर ने इसको प्रपोज किया था 1967 में, और लेटर मॉर्गन ने इसको फिर इस थ्योरी को आउटलाइन किया था 1968 में, ठीक है। तो ये बात थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग क्या ध्यान देना कि प्लेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है,
ठीक है ना, उनका फिर डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर उसकी वजह से आगे हम लोग देखेंगे कि जो कुछ फिनोमेना जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फॉर्मेशन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये सारे कैसे बनती हैं, हाँ, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिक बात हम लोग यहाँ समझ गए कि जब माग्मा एसेंड होता है और डिसेंड होता है तो उसकी वजह से ये प्लेट ब्रेक डाउन, लिथोस्फेरिक प्लेट, लिथोस्फीयर जो होता है वो ब्रेक होता है वेरियस प्लेट्स में, और वो प्लेट्स में जहाँ पे वो डाइवर्ज करती हैं वो प्लेटें, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनती है, और जहाँ पे ये प्लेटें जाकर के कन्वर्ज करती है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनती है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट एक के अंदर चली जाती है और उसका जो पोर्शन होता है कुछ या तो मेल्ट आउट होता है या फिर वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बाउंड्री बनती है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे कन्वर्जेंस होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री होगा, और जहाँ पे डाइवर्जेंस होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पीछे हम लोग जानते हैं पहले से, जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो ओशियनिक प्लेट्स हैं, यानी जो ओशियंस हैं, ओशियंस में जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिलिकॉन और मैंगनीज मिलेगा। ठीक है ना, इससे कंपोज होते हैं, ये थिन होते हैं या दे आर थिनर, बट इनकी डेंसिटी जो होती है ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यानी या कहें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि बने होते किसे, सियाल से, है ना, सियाल मतलब सिल्का और एल्युमिनियम से। ठीक है ना, और ये थिकर होते हैं, ये मोटे होते हैं, हम लोगों ने भी देखा था, बट जो डेंसिटी होती है ओशियनिक की डेंसिटी ज़्यादा होगी कॉन्टिनेंटल से। जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, इस बात को, डेंसिटी की बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ड्राइविंग फोर्स के बारे में देखा कि ये जो नीचे यहाँ से जो हॉट मोल्टेन माग्मा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से ये हॉट मोल्टेन माग्मा ऊपर एसेंड होता है, फिर उसके बाद डिसेंड होता है। तो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है कि ये जो हॉट मोल्टेन माग्मा की वजह से जो कन्वेक्शन करंट बन रहा है ना, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, ये इसका क्या है, हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ये बातें हैं। ठीक है, तो जो पूरा लिथोस्फीयर है जब वो ब्रेक डाउन होता है इन कन्वेक्शन करंट की वजह से, तो वो कई सारे मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स में ब्रेक होता है। तो अगर हम मेजर प्लेट्स की बात करें, जो कुछ वर्ल्ड की मेजर प्लेट्स हैं, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उसमें पहला है अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, ये नीचे आप देख रहे होगे, ये ना, ये वाला है ना, अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, यहाँ ये आपको दिखेगा, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है। ठीक है, ये मेजर प्लेट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। साउथ अमेरिकन प्लेट्स, ठीक है ना, उसके बाद ये पैसिफिक प्लेट्स, ये पैसिफिक प्लेट सबसे लार्जेस्ट प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट प्लेट है। ठीक है, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स, ये वाला रीजन। ठीक है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट्स। अफ्रीका विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट्स, इधर आ जाइए, ठीक है ना, इधर। ठीक, उसके बाद यूरेशियन प्लेट, ये सब क्या है, ये मेजर प्लेट्स हैं, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनको हम लोग ध्यान रखेंगे। इन सारों में सारे मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में जो सबसे बड़ा है वो हमारा कौन सा है, पैसिफिक प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स है। ठीक है, अब आगे हम लोग जब हम इनके प्लेट्स के मूवमेंट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कहाँ पे ये प्लेटें कन्वर्ज कर रही हैं। जैसे कि एरो दिख रहा है, जहाँ पे एरो इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से वहाँ पे वो प्लेटें डाइवर्ज हो रही हैं, और जहाँ पे इस तरीके से एरो बने हुए हैं वहाँ पे वो प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है ना, दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं, कॉन्टिनेंटल, ठीक है, या अगर हम ओशियन में भी देखेंगे तो ओशियनिक। तो इनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से भी वहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स अराइज होते हैं, कुछ फिजिकल फीचर्स बनते हैं, या वॉल्केनो या अर्थक्वेक की फिनोमेना वहाँ पे होती है। तो इसको हम लोग जब हम प्लेट के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अच्छा, अब हम लोग कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली हमें मेजर प्लेट्स को तो पूरा ध्यान रखना ही है, कुछ माइनर प्लेट्स की बात कर लें तो जुआन डी फुका प्लेट हो गया आपका, कोको प्लेट हो गया, है ना, कैरेबियन प्लेट हो गया, है ना, नाजका प्लेट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है हमारी, इधर अरेबियन प्लेट हो गया आपका, है ना, ये वाली अरेबियन प्लेट हो गई आपकी। ठीक है ना, फिलिपीन प्लेट हो गया। ये सब क्या है, ये सब माइनर प्लेट्स हैं। तो इन माइनर प्लेट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्लेट्स का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो
आगे जब हम इन प्लेट्स के अगली क्लास में हम लोग इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जो प्लेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, और प्लेट्स हम कहेंगे किसको, बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस थी जो इन प्लेट्स को लगातार मूव करने में हेल्प करती हैं, है ना। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा, कैसे ये जो प्लेट्स हैं उनका डिवीजन कैसे हुआ, ठीक है ना, मेजर प्लेट्स में, माइनर प्लेट्स में, ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इन प्लेट्स के मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है।